वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या हम इसे आणविक जैविकी भी बोल देते हैं। और आज हमें देखना क्या है? आज हमें देखना है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि। अब एक डायग्राम भी सामने आपको दिख रहा होगा जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। इसके बाद कोई भी सिंगल डाउट आपके अंदर नहीं बचने वाला। अगर कुछ डाउट आए भी तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में हमने क्या क्या कवर किया, अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार यहां से देख भी सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 9 है, सॉरी यहाँ पर 8th लेक्चर नहीं है, आज हम 9th लेक्चर देखने वाले हैं। 8 लेक्चर हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है। सबसे पहले वाटसन और क्रिक आते हैं। सबको पता है वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब इन्होंने बताया कि डीएनए कुछ ऐसा होता है जो आज हम जानते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। और फिर इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? मिशेलसन और स्टॉल। इन्होंने सन 1958 ईस्वी में ई कोलाई में प्रयोग किया और इन्होंने बताया जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब मैं ये बता रहा हूं बच्चा कि ये जो अर्ध संरक्षी विधि है ये है क्या। इन्होंने बताया कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद मैंने अभी पिछले लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया, वहां पर मैंने बताया था यहाँ पर होता क्या है, ऐसे दो डीएनए का निर्माण हो जाता है और रेप्लिकेशन हो जाता है। एक डीएनए से दो डीएनए बने, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। हमें जानना ये है, इन साइंटिस्टों ने बताया ये कि जब ये डीएनए बनते हैं, जब ये डीएनए बनते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, इसमें वन साइड मतलब एक चेन की अगर मैं बात करता हूं तो ये पेरेंटल होती है, मतलब इस वाले डीएनए से आई है। लेकिन जो दूसरी चेन होती है वो न्यू होती है। दूसरी चेन क्या होती है बच्चा? वो न्यू होती है। ये बात किसने बताई? मिशेलसन और स्टॉल ने बताई। ठीक है, अब इनका एक प्रयोग था, इन्होंने उस प्रयोग के जरिए सत्यापित किया इस बात को। तो चलिए पहले हम इस बारे में चर्चा करें। हम पहले थोड़े पुराने मॉडलों के बारे में जानते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो और हम ये जाने कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल तक हम पहुंचे कैसे। तो पहले एक मॉडल आया जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव मॉडल। यहां पर क्या होता था, ये मॉडल कहता था सपोज दैट कोई डीएनए है, जब बच्चा उसका कोई रेप्लिकेशन होता होगा तो ये कहता था दो डीएनए बनते हैं, रेप्लिकेशन में दो डीएनए बनते हैं। सभी को पता होगा कि रेप्लिकेशन में दो डीएनए बनते हैं। तो ये मॉडल कहता था, कंजर्वेटिव मॉडल कहता था कि जो एक डीएनए है वो तो पेरेंटल डीएनए है, मतलब यहां से आया होगा, और जो दूसरा डीएनए है वो एकदम से न्यू डीएनए होता है। क्या होता है बच्चा? एकदम से न्यू डीएनए होता है। कंजर्वेटिव मॉडल बताता था। अब जो नेक्स्ट मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल, इन्होंने ये मॉडल क्या बताता था हमें? ये मॉडल बच्चा ये बताता था, ये थोड़ा सा अटपटा सा मॉडल था, इसीलिए इसको हम जल्दी माने भी नहीं और इस चीज को बहुत ही जल्दी हमने क्या किया, हटा दिया भैया कि ये मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं है। और आता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसे हम फिर अच्छी तरीके से मान लेते हैं और इसी के मेथड को आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है? डिस्पर्सिव मॉडल कहता है जब डीएनए बन रहा होता है। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि दो डीएनए बनेंगे, यहां पर जाहिर सी बात है कि दो डीएनए बनेंगे, लेकिन मैं केवल एक डीएनए की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं इस डीएनए को हटाता हूं, फिर मैं बात करता हूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इन दोनों डीएनए को मैंने हटा दिया। ये मॉडल कहता है जब डीएनए बन रहा होता है तो उस समय डीएनए कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। देखो बीच बीच में स्पेस छूट रहा है क्या? हाँ सर, बीच बीच में स्पेस तो छूट रहा है। और ये स्पेस क्या भरता है? स्पेस नया वाला डीएनए बनता है और इस स्पेस को क्या करता है? इस स्पेस को भर देता है और कंप्लीट जो हमारा डीएनए है वो कंप्लीट डीएनए हमारा ऐसे कुछ तैयार हो जाता है। यानी मैं बात करता हूं एक चेन की, इस चेन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पेरेंटल वाली चेन भी है और दूसरी नई भी देखने के लिए मिलती है, जो बीच बीच में देखने के लिए मिल रही है वो नई है। मतलब एक ही चेन में पेरेंटल भी है और एक ही चेन में नई वाली है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। अब आता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो इन साइंटिस्टों ने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है जब ये रेप्लिकेशन करता है उस दौरान एक साइड तो इनकी पेरेंटल होती है, मतलब एक साइड तो इनकी किससे आती है? पेरेंट से आती है। लेकिन जो दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड एकदम से क्या होती है? न्यू होती है। ये बात इन्होंने एक प्रयोग के जरिए सत्यापित कर दिया और इसी बात को हम मानने लगे। ठीक है, अब इन्होंने प्रयोग कैसे किया था, इस प्रयोग को देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। इन्होंने कुछ मीडियम लिया। अब ये एक मीडियम लिया जिसमें N15NH4Cl था, मतलब ये वाले
कल्चर को हम बोल देते हैं कि इसमें N15, इसका एटॉमिक मास कितना दिख रहा है बच्चा, N15 दिख रहा है, और इसका एटॉमिक मास कितना दिख रहा है, इसका N14 दिख रहा है। हमें मतलब है केवल N14 से और N15 से, ठीक है। इन्होंने ई कोलाई को लिया, किसको लिया, इन्होंने प्रयोग अपना किस पर किया था, ई कोलाई पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये कौन सा है भैया, ये N15 वाला है, मैं ऐसे लिखता हूं, और ये N14 वाला है, ये मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को इस कल्चर में इन्होंने डाला। अच्छा, ई कोलाई के बारे में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 20 मिनट में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। 20 मिनट में इसकी पूरी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये रिप्लिकेशन कर लेता है। मतलब जब यहां पर मैंने ई कोलाई को डाला, ये मैंने क्या बना दिया, ई कोलाई का बच्चा डीएनए बना दिया। अब ये 20 मिनट बाद 2 डीएनए बना लेगा, मतलब क्योंकि इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई तो रिप्लिकेशन कर लेगा और यहां पर 2 डीएनए बना लेगा। जब इन 2 डीएनए को मैंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड में डाला। सीजियम क्लोराइड एक ऐसा तरीके से ट्यूब थी जो भार के यानी घनत्व के हिसाब से सेट होती थी। अब कैसे, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं। इस डीएनए को इन्होंने क्या किया, इस डीएनए इस मॉडल को इन्होंने लिया और इस पर इन्होंने डाल दिया। किस वाले को दिया, फर्स्ट वाले को। ये मैं इसका नाम देता हूं फर्स्ट, और इसका नाम मैं क्या कर देता हूं बच्चा, सेकंड देता हूं। अभी तक इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वाले को अंदर डाला, तो इन्होंने देखा कि कुछ नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि भैया क्योंकि N15 एटॉमिक मास इसका ज्यादा है तो ये भारी होगा और जिसके कारण ये नीचे चला आएगा, यानी ये वाला डीएनए N15 वाला डीएनए है। क्यों, क्योंकि जब यहां पर रिप्लिकेशन हो रहा था उस समय जो कल्चर था वो N15 वाला था, तो इस कल्चर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया डीएनए ने, और ये वाला जो डीएनए हो गया वो N15 वाला डीएनए बन चुका है। अब कौन सा डीएनए बन चुका है, N15 वाला डीएनए बन चुका है। और इस बात को देखने के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड में इसको डाला तो देखा सबसे नीचे ये मिला, मतलब ये भारी है तो नीचे रहेगा, जाहिर सी बात है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने N15 वाला डीएनए लिया और यहां पर N15 वाला डीएनए डाल दिया। ये जो डीएनए बच्चा डाला, ये कौन सा डीएनए है, ये N15 वाला डीएनए है, इन्होंने डाला। 20 मिनट बाद इन्होंने देखा कि इस डीएनए में इनको कुछ अजीब सा देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला, यहां पर जाहिर सी बात है कि 2 डीएनए देखने के लिए पहले मिलेंगे। अब इसका मॉडल इन्होंने लिया और सीजियम क्लोराइड में डाला। अब इन्होंने क्या किया, ये तो पहला नंबर डाला था, जब पहला नंबर इन्होंने डाला तो केवल इनको N15 वाला देखने के लिए मिला जो कि सबसे नीचे था। अब जब इसने दूसरा नंबर वाला अपना कल्चर में जो संवर्धन करवाया था उसको इस ट्यूब में डाला तो इन्होंने देखा कि N15 और N14 दोनों देखने के लिए मिले। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो मॉडल था वो बीच में आकर कुछ हमें बीच में दिख रहा था कि कुछ चीजें हैं जो बीच में पड़ी हुई हैं, ऊपर नहीं आई पूरी तरीके से। अगर केवल N14 होता तो ये ऊपर आ जाता, यानी N14 और N15 मिक्स था, इसीलिए बीच में था, बीच में हमें दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ होगा, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा बच्चा कि देखो, जब मैंने N14 डाला होगा तो इसके दोनों स्टैंड क्या होंगे, दोनों स्टैंड इसके अलग हुए होंगे। जब दोनों स्टैंड अलग हुए होंगे तो इसके बाद जब इसका रिप्लिकेशन कंप्लीट हुआ होगा तब क्या होगा, तब इस पर एक नया स्टैंड जुड़े होंगे। और ये जो नए स्टैंड बच्चा जुड़े, क्योंकि ये कल्चर किसका है, ये कल्चर है किसका, N14 वाले का, तो ये जो नया स्टैंड है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे किसको, N14 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसने तो पहले से एब्जॉर्ब कर रखा था किसको, N15 को, इसीलिए जो हमें मॉडल मिला वो N15 और N14 वाला मिला। यानी यहां से इस बात का पता चल रहा है कि जो नई चेन आ रही है ना बच्चा, जो नई चेन आ रही है वो ऐसे नहीं आ रही है कि एकदम से, यहां पर ऐसा भी नहीं हुआ कि एक तरफ 14 वाला है और एक तरफ 15 वाला है ना, तो यहां पर ऐसा हुआ कि 14 15 बीच में मिल रहा है। यहां पर हो क्या रहा है, एक चेन तो 15 वाली है, दूसरी 14 वाली है। मतलब जो एक चेन होती है वो न्यू बनती है, दूसरी पेरेंटल होती है। पेरेंटल चेन है, साफ साफ यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इतनी मेरी बातें समझ में आई क्या, आ गई होंगी। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम को। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बच्चा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, इस डायग्राम में क्या मैं बताना चाहता हूं, इस चीज को सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई को लिया था, ई कोलाई को इन्होंने लिया और इन्होंने संवर्धित कराया किसमें, N15 वाले में। ठीक है, इस डायग्राम को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं, अपने तरीके से बता रहा हूं। तो एक नई स्लाइड लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। इन्होंने एक डीएनए लिया, क्या किया बच्चा, इन्होंने अपना एक डीएनए लिया जो कि अभी सिंपल सा डीएनए था, और ये क्या था, ई कोलाई था। ध्यान से बातों को समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। अब इन्होंने क्या किया, N15 वाले मीडियम में इसको संवर्धन करवाया। तो जब इसका 20 मिनट बाद
जब इसका 20 मिनट बाद क्या हुआ, रिप्लिकेशन हुआ, तो उस समय देखने के लिए क्या मिला, उस समय देखने के लिए मिला कि अब हमारे डीएनए में क्या हो चुका है, अब हमारे डीएनए में N15 प्रवेश कर चुका है, जो कि दोनों चेन में देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने कल्चर लिया कौन सा, N15 वाला, तब ये उसके कल्चर मतलब जिस कल्चर को लूंगा उस चीज को डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें देखने के लिए चीज मिली। अब मैं इसको फिर से किस पर करवा रहा हूं, N14 वाले कल्चर में इसको संवर्धन करवा रहा हूं, तो फिर से 20 मिनट बाद क्या होगा, 20 मिनट बाद मुझको देखने के लिए भैया ये मिला कि 20 मिनट में मुझको यहां पर जो डीएनए देखने के लिए मिला, वहां पर एक चेन तो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, एक चेन तो अभी भी कौन सी थी, अभी भी N15 वाली थी, लेकिन एक नई चेन जुड़ी जिसे मैं बोलता हूं N14 वाली। यहां तक की बातें समझ में आई क्या, आ गई होगी। अब मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, जब मैंने इंतजार किया तो मैंने देखा, कुछ समय बाद देखा कि अब मुझको कुछ ऐसे चेन दिखेंगे। अब देखना कैसे दिखेंगे, तुम सोचना, इस बात को समझो कि 20 मिनट बाद जब इसका फिर से क्या हुआ होगा, जब इसका फिर से रिप्लिकेशन हुआ होगा, तो अभी भी ये डीएनए कहां पर पड़ा हुआ है, अभी भी ये डीएनए N14 मतलब N14 वाले माध्यम में पड़ा हुआ है। तो जब इसका रिप्लिकेशन होगा तो इसकी दोनों चेनें अलग हो गई। मैंने ये क्या किया, दोनों चेनों को क्या किया, अलग कर दिया गया। ये दोनों चेनों को मैंने अलग किया, एक क्या है, एक N14 है, दूसरा क्या है, ये N15 है। अच्छा एक चीज बता मुझे, अगर ये N14 वाले पर पड़ी हुई है तो जो नई चेन आने वाली है वो वहीं की आती है जिस मीडियम में वो पड़ा हुआ है, क्योंकि नई चेन वहीं से बनेगी। तो नई चेन किसकी बनेगी, यहां पर तो ठीक है भैया, यहां पर जो डीएनए बनने वाला है वो N14 वाला ही आएगा, क्योंकि नई चेन जहां से आएगी, जहां जिस कल्चर में डीएनए पड़ा हुआ है, और ये कौन से कल्चर में पड़ा हुआ है, N14 वाले कल्चर में पड़ा हुआ है। अब यहां पर भी एक नई चेन आई, और जो नई चेन आई वो भी क्या थी, N14 वाली चेन थी। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये जो डीएनए देखने के लिए हमें मिला, एक तो पुराना वाला N14 है, एक तो नया वाला N14 मिलकर ये जो डीएनए हमें टोटल जो डीएनए मिला वो कौन सा मिला, N14 वाला डीएनए मिला। इस वाले डीएनए में आपको दोनों साइड देखने के लिए मिल रही होंगी, क्योंकि ये रिप्लिकेशन हो रहा है। तो जैसे ये दो डीएनए बने हैं ऐसे ही दो सेम डीएनए और बने होंगे बच्चा, दो सेम डीएनए और बने होंगे। मैंने समझाने के लिए केवल एक डीएनए बनाया है, क्योंकि रिप्लिकेशन हो रहा है तो यहां पर ऐसा कुछ हुआ होगा। अब हम फिर से चलते हैं और अपने पुराने डायग्राम में आते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने बनाकर हमारे लिए दे रखा समझने के लिए। ठीक है, ये सामने एक डायग्राम, अब इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, ये कंप्लीट डायग्राम आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि यही चीज मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई। तो इसको देखते हैं। जब हमने देखा, जब हमने पहली बार संवर्धन करवाया था N15 वाले में, तब हमें क्या मिला, केवल N15 वाला देखने के लिए मिला, दोनों साइड N15 और N15 की थी। ये पहला नंबर हो जाता है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं तो क्योंकि N15 को मैंने N14 वाले में डाला था, यानी एक तो 14 की साइड होगी, दूसरी क्या होगी, 15 की होगी। ठीक है, और तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो एक मैंने अभी अभी बताया कि N14 भी देखने के लिए मिलेंगे, और ये कब मिलेंगे, जब मैं 40 मिनट तक ई कोलाई को कहां पर रखूंगा, N14 वाले के पास रखूंगा, तब जाके मुझको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। आई होप ये कंप्लीट चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर भी बच्चा कोई प्रॉब्लम हो तो आप तत्काल कमेंट करिए, बताइए यहां पर मुझको प्रॉब्लम हुई, कोई ना कोई तो सोल्यूशन उसका निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजों को मैंने यहां पर लिख दिया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी नोट्स बेहतर बनाने के लिए कि नोट्स आपकी अच्छी बने, सारी चीजें मैंने पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं। सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं, एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट बच्चा मैंने कवर किए हैं, सारे पॉइंट यहां पर डाल भी दिए हैं। ये एक स्लाइड हो जाती है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये नंबर फर्स्ट है, और ये हमारी हो जाती है नंबर सेकंड वाली स्लाइड, और ये हमारी हो जाती है नंबर थर्ड वाली स्लाइड। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, अच्छी तरीके से इस चीज को देख लेंगे। हर एक चीज को मैंने समझाई है, कोई भी ऐसा नहीं है पॉइंट जो मैं एनसीईआरटी में लिखा हो और मैंने आपको ना बताया हो। बाय द वे, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, हम आपका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको कमेंट करना है। ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर को हम कवर करेंगे, सिंगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। थैंक यू, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा बाय बाय।